Good morning, dear students. This is revision video number 2 of chapter 1, Resources and Development. Student, in this video, we will discuss about sustainable development, or you can say development of resources. So first of all, I want to explain that what is development of resources. Student, as you all know very well that resources are vital for human survival. Human being के लिए resources बहुत ज़्यादा important है, and it was believed that resources are the free gift of nature. Okay, resources are the free gift of nature. But let me clear you one thing. It was believed that resources are the free gift of nature, but actual it's not so. ऐसा नहीं है. Resources are not the free gift of nature. And why I'm saying this? Because resources को जो भी नेचर हमें प्रोवाइड करती है, जो भी नेचर हमें चीज़ें देती है, उनको यूजफुल वे में कन्वर्ट कौन करता है? ह्यूमन बीइंग. ओके, ह्यूमन बीइंग विल कन्वर्ट ऑल द नेचुरल थिंग्स इनटू यूजफुल रिसोर्सेज, यूजेबल रिसोर्सेज, and only after that those things are converted into resources. So नेचर ने जो चीज़ें हमें दी ऑफ कोर्स वो फ्री है, बट रिसोर्सेज आर नॉट द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. दे आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स विद द हेल्प ऑफ देयर स्किल्स. ओके, अपनी स्किल्स के थ्रू, अपनी इंटेलिजेंसी के थ्रू जो है, हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो इसके साथ जो है प्रिवेलेंट है. प्रॉब्लम्स क्या हैं स्टूडेंट्स? देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और रिसोर्सेज को यूज़ करने की वजह से उनका क्या होता जा रहा है? डिप्लेशन. ओके, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो जो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है वो क्या है? हम रिसोर्सेज को जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ हमारा क्या है? हम एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, उनको ओवर यूज़ कर रहे हैं. तो रिसोर्सेज जो है वो लोगों की ग्रीड के लिए नहीं है, वो लोगों की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए होता है, नॉट फॉर देयर ग्रीड. सो रिसोर्सेज का जो यूज़ है या जो रिसोर्सेज की एक्यूमुलेशन है, दे आर ओनली इन फ्यू हैंड्स, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर एक कैटेगरी बन जाती है रिच एंड पुअर. यानी जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है वो रिच, और जिनके पास रिसोर्सेज कम है वो पुअर हो जाते हैं. ओके, सो रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें ग्लोबली जो है इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन. ठीक है, ये सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करनी पड़ती हैं. So, for a sustainable quality of life and global peace, what we have to do is हमें रिसोर्सेज को बहुत ही यूज़फुल वे में, बड़े ही सस्टेनेबल वे में जो है यूज़ करना पड़ेगा. ओनली आफ्टर दैट हम रिसोर्सेज को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं. अब हम कैसे करेंगे सब चीज़ें? कहना तो बहुत ईजी है ना कि हमें रिसोर्सेज को बड़े ही सस्टेनेबल वे में यूज़ करना है. सो उसके लिए हम क्या करने हैं, हम क्या कर सकते हैं? वन इज रिसोर्स प्लानिंग. ओके, वन इज रिसोर्स प्लानिंग. अब देखिए, रिसोर्स प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं? रिसोर्स प्लानिंग जो है वो हम कैसे कर सकते हैं? रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ता है रिसोर्स प्लानिंग के अंदर? हमें रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे पहले हमें क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है. आइडेंटिफाई हम क्या करेंगे कि जो रिसोर्सेज है पूरी कंट्री के अंदर वो कितने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देखो, प्लानिंग तो तभी करेंगे ना जब हमें पता होगा उस चीज़ के बारे में कि वो कितने हैं. ओके, और वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सर्वे, विद द हेल्प ऑफ मैपिंग. ओके, विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेशन, मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये सब हमें करना पड़ेगा. सेकेंड थिंग इज हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. ओके, प्लानिंग स्ट्रक्चर.
पहले में हमने क्या किया था, हमने आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज किया। सेकंड में हमने प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया। प्लानिंग स्ट्रक्चर कैसे, एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज के लिए एक स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा। और जब हमने स्ट्रक्चर को रेडी कर दिया तो लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, मैचिंग। मैचिंग मतलब क्या यहाँ पे है, मैचिंग मीन्स मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। जो भी हमने प्लानिंग की, क्या वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग के साथ मैच करती है, वो सब चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेगी। ओके, आफ्टर दैट हमारे क्या आता है, लैंड रिसोर्सेज आते हैं। लैंड रिसोर्स में क्या, लाइक वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे लैंड पे प्रेजेंट होते हैं। तो लैंड रिसोर्सेज हमारे इंडिया के अंदर क्या है, देखिए एज यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, हमारे अर्थ पे क्या होता है, लाइक अगर हम अपने इसको अर्थ माने तो हमारे अर्थ पे 43% जो है वो क्या है, 43% हमारा प्लेन एरिया है। 30% जो है हमारे क्या है, 30% है हमारे माउंटेन्स। ओके, 30% हमारे माउंटेन्स है और 20% क्या है, हमारे प्लेट्यूज। प्लेन्स 43%, माउंटेन्स 30% एंड प्लेट्यूज हमारे कितने हैं, 27%। तो जो हमारा 43% प्लेन एरिया है वो हमें एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा जो 30% माउंटेनी एरिया है, माउंटेनी एरिया में क्या होती है, माउंटेनी एरिया के अंदर आपको जो है फ्लो सम रिवर्स का फ्लो आपको वहाँ पे मिलेगा। टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं माउंटेन। आफ्टर दैट प्लेट्यू, 27% जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू रीजन में हमें क्या होता है, दे पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स। ओके, ये तो आपको आइज क्लोज करके लिख देना है कि जहाँ पे प्लेट्यूज होते हैं वहाँ पे आपको मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। आफ्टर दैट देखिए, एक हमारे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, बिफोर इज लैंड डिग्रेडेशन वी आई वांट टू कवर द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। यानी इंडिया के अंदर जो लैंड है वो किस फॉर्म में यूज होता है। इंडिया के अंदर जो लैंड है वो आपका देखिए, जो हमारे इंडिया में फिजिकल फैक्टर्स हैं लाइक टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोयल, ठीक है, ये अलग अलग है। इनमें हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन के फैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह, कल्चर, ट्रेडिशन, हम लोग अपने लैंड को डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। ओके, लाइक हम हमारे पास क्या है, हमारा अगर हम बात करें इंडिया की, देखिए तो इंडिया का जो ये ऊपर वाला जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, ओके, ये जम्मू कश्मीर वाले पार्ट को छोड़ के, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो आसाम है, आसाम आपको सबको पता है ना, आसाम कहाँ पे, ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, इसी के नीचे जो है आसाम है। तो जम्मू एंड कश्मीर और आसाम, ये जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस इज आसाम, आसाम को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया का हमारे पास सर्वे या आप कह सकते हो रिपोर्ट अवेलेबल है कि कौन से पार्ट पे एग्रीकल्चर हो रही है, कितने पार्ट पे प्लेट्यू है, कितने पार्ट पे इंडस्ट्रीज़ है, कितना पार्ट जो है हमारा वेस्ट लैंड में है, कितना पार्ट पे हमारे जो है बैरन लैंड है। यानी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वी हैव। हमारे पास इन दोनों पार्ट्स की इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है, किस पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, जम्मू एंड कश्मीर का वो पार्ट जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, प्लस आसाम वाला पार्ट। आसाम वाला पार्ट क्या है, आसाम वाले पार्ट पे जहाँ पर थोड़ा सा एक मतलब एक जहाँ पर एक इशू चल रहा है चाइना के साथ लेके, चाइना को लेके, तो वो वाले पार्ट को हमने सर्वे नहीं किया है। बाकी सारे पार्ट का हमारे पास डाटा अवेलेबल है कि इंडिया में कितना % लैंड या जो लैंड पैटर्न है, लैंड यूज़ है, वो किस तरह से हो रहा है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लैंड डिग्रेडेशन। स्टूडेंट्स, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन मीन्स जब हम लैंड को कॉन्टिन्यूशन में यूज़ करते रहेंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तो उससे क्या होता है, हमारा जो लैंड है उसकी प्रॉपर्टीज़ डाउन चली जाती हैं, हमारे लैंड की फर्टिलिटी जो है, लैंड की जो एक तरह से
मतलब उसकी जो मैन कैपेसिटी है वो डाउन चली जाती है, तो जिसको हम लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं, या लैंड की फर्टिलिटी में रिडक्शन हो जाना, या ओवर ग्रीजिंग की वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से, ठीक है, मिनरल्स एक्टिविटीज़ की वजह से, इन सब की वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड होता चला जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो लैंड डिग्रेडेशन है हम इसको कैसे रोक सकते हैं, हम कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंड डिग्रेडेशन और व्हाट आर द मेजर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जो डिफोरेस्टेशन की प्रॉब्लम है, फॉरेस्ट कटिंग, उसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं, अफोरेस्टेशन से, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज। ओके, हम ट्रीज को ग्रो करके लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। जो ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग की को प्रॉपरली कंट्रोल करके, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करके, और बहुत सारी जो है ट्रीज़ को लगा के, और शेल्टर बेल्ट जो है प्लांट्स की उनको लगा के हम कर सकते हैं। जो सैंड ड्यून्स वाले एरिया है, लाइक यहीं सैंड ड्यून है, क्या होता है, जो डेजर्टी एरिया होते हैं वहाँ पे हैवी जो है बहुत स्पीड से विंड चलती है, तो वो सैंड को जो है आगे आगे रिप्लेस करती चली जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बुशिश लगा के, थॉर्नी बुशिश को लगा के यहाँ पर इनको कंट्रोल कर सकते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके, क्योंकि जब मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एट दैट टाइम ऑल्सो हमारी जो लैंड होती है वो डिग्रेड होती है, लैंड की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है ओवर इरीगेशन की वजह से। तो ओवर इरीगेशन की वजह से भी लैंड की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, क्योंकि जब हम ओवर इरीगेशन करते हैं तो हमारी लैंड पे एक ग्रीन कलर की जो लेयर है वो ऊपर सबमिट हो जाती है, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को कम करती है। तो हम ओवर इरीगेशन को अवॉइड करके भी लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। जो फर्टिलाइज़र हैं एंड पेस्टिसाइड्स हैं उनका जो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं उनको कंट्रोल करके भी हम क्या कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा लैंड डिग्रेडेशन क्या है एंड हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन।